दोस्तों आज हम रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी लैंड ऑफ माइंस को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म एक वॉर थ्रिलर फिल्म है जिसे 2015 में रिलीज किया गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.8 है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद की है, जब डेनमार्क 5 साल की गुलामी झेलने के बाद जर्मनी से आजाद हो चुका है, जिसके बाद सभी जर्मन सोल्जर्स अपने वतन वापस लौट रहे हैं। तभी सार्जेंट कार्ल की नज़र एक सोल्जर पर पड़ती है जो डेनमार्क का फ्लैग अपने साथ लेकर जा रहा था। ये देखकर कार्ल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस सिपाही को बुरी तरह पीटने लगता है, क्योंकि जर्मन्स पहले ही डेनमार्क से बहुत कुछ लूट चुके हैं। इसीलिए कार्ल जर्मन्स से नफरत करता है। फिर वह उस झंडे को कार में रखकर वेस्ट कोस्ट की तरफ जाता है, जहां जर्मन्स ने पूरे बीच पर लैंड माइंस बिछा रखी हैं। वह फ्लैग लगाकर एरियाज को मार्क करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ जर्मन सिपाहियों को एक ट्रक में जाते हुए देखते हैं, जिन्हें वॉर खत्म होने के बाद बंदी बना लिया गया है। फिर उन्हें ब्रिटिश कमांडर जेनसन के सामने पेश किया जाता है। जेनसन उन सिपाहियों से कहता है कि यहाँ जर्मन्स को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। अब से तुम हमारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करोगे। फिर वह एक मैप के जरिए सभी को समझाने लगता है कि जर्मन्स ने वेस्ट कोस्ट पर लगभग 22 लाख लैंड माइंस को प्लांट किया है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए जर्मन कैदियों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी सैनिक माइंस को डिसआर्म करना नहीं जानता था, जिसके बाद जेनसन उन्हें माइंस को डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग देता है और समझाता है कि यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती तुम्हारे चिथड़े उड़ा सकती है। फिर वह एक एक करके सिपाहियों को अंदर भेजता है, जहां उन्हें माइन को सक्सेसफुली डिसआर्म करके बाहर आना है। अब बारी बारी से सोल्जर्स अंदर जाते हैं और माइन को डिसआर्म करने के बाद बाहर आते हैं, लेकिन इनमें से एक सोल्जर काफी डर जाता है। माइन को डिफ्यूज करते समय उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसी दौरान वहां एक तेज धमाका होता है और इस हादसे में उस सोल्जर की मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर बाकी सिपाही भी डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिपाही टेस्ट में पास हुए थे, उन्हें माइंस को डिसआर्म करने के लिए बीच पर भेज दिया जाता है, जहां ये लोग सार्जेंट कार्ल के अंडर काम करेंगे। कार्ल इन जर्मन सिपाहियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। इस सैन्य टुकड़ी में 2 जुड़वा भाई भी थे, जिनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन कार्ल के दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं थी। जिसके बाद कार्ल उन्हें कोस्ट साइड पर लेकर जाता है और बताता है कि जर्मन्स ने इस बीच पर 45,000 माइंस को प्लांट किया है, जिन्हें डिसआर्म करने के बाद बाहर निकालना है। अगर तुम लोग 6 माइंस पर घंटा निकालोगे तो ये बीच 3 महीने में पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिसके बाद तुम लोग अपने घर वापस जा सकते हो। साथ ही वह सबको चेतावनी देता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद सभी बच्चे माइंस को ढूंढना शुरू करते हैं। ये लोग बड़ी ही सावधानी से उन्हें डिसआर्म करके बाहर निकालते हैं। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है। फिर सभी लोग अपने अपने बोरे में घास को भरकर बिस्तर बनाते हैं और आराम करने के लिए एक घर के अंदर रुकते हैं। जिसके बाद कार्ल बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और वह खुद अपने डॉग के साथ पास वाले घर में सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होते ही सब लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और पूरे दिन लैंड माइंस को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग पिछले 2 दिनों से भूखे थे, इसीलिए खाली पेट काम करना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। फिर काम खत्म होने के बाद सेबेस्टियन कार्ल से मिलने आता है और कहता है कि हम लोग पिछले 2 दिनों से भूखे हैं, आखिर यहाँ हमारे लिए खाना क्यों नहीं आया। लेकिन कार्ल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह कहता है कि तुम्हारा काम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तुम जियो या मरो इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। तभी 2 जुड़वा भाई लेसनर और वार्नर की नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो अपनी डॉल के साथ बाहर खेल रही थी। फिर लेसनर उस बच्ची के पास जाकर साथ खेलने लगता है और बातों ही बातों में उसका खाना चुरा कर ले आता है, जिसे ये दोनों भाई आपस में बांटकर खा लेते हैं। फिर सूरज के ढलते ही कार्ल उन्हें सोने के लिए घर के अंदर भेज देता है। लेकिन कार्ल के जाने के बाद उनमें से एक सैनिक खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है।
फिर अगली सुबह जब ये लोग काम पर जाते हैं तो उन जुड़वा भाइयों में से एक की तबीयत खराब हो जाती है। ये लोग कुछ घंटे आराम करने के लिए कार्ल से परमिशन मांगते हैं, लेकिन वह इन्हें डांट कर वापस काम पर भेज देता है। जिसके बाद लेसनर अपने छोटे भाई को अपने पास सुला लेता है और वह खुद उसके हिस्से का काम करता है। लेकिन तभी एक और सिपाही की तबीयत बिगड़ जाती है और वह जिस माइन को डिफ्यूज कर रहा था उसी के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से माइन फट जाती है और वह सोल्जर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस हादसे में उसके दोनों हाथ बेकार हो जाते हैं। फिर सेबेस्टियन और लेसनर उसे उठाकर कार्ल के पास ले जाते हैं। ये सोल्जर चिल्ला चिल्ला कर बस यही कह रहा था कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। फिर कार्ल उसे नींद का इंजेक्शन देकर इलाज के लिए बेस कैंप भेज देता है। वहीं अब एक एक करके सभी सिपाहियों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इन्हें पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थीं। तभी एक सिपाही कार्ल को बताता है कि ये सब मेरी गलती है। उस रात मैं पड़ोस वाले घर से खाना चुरा कर लाया था, जिसे खाने की वजह से हम सब बीमार पड़ गए हैं। जिसके बाद कार्ल उस घर में रहने वाली महिला से मिलता है। ये महिला बताती है कि मेरे फार्म हाउस में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन बच्चों ने शायद चूहों को खिलाने वाला खाना खा लिया है, शायद इसीलिए ये सब बीमार पड़ गए हैं। अब सार्जेंट सभी को समंदर का खारा पानी पिलाकर उल्टियां करवाता है, साथ ही उन्हें ताजा पानी से भी नहलाता है। लेकिन सेबेस्टियन ने वह खाना नहीं खाया था, इसीलिए वह बिल्कुल ठीक था। तभी वह कार्ल को लकड़ी से बना हुआ एक जाल दिखाता है, जिसकी मदद से वो लोग माइंस को आसानी से ढूंढ सकते हैं और साथ ही इससे हादसे होने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन कार्ल उसकी सराहना करने की बजाय उसे डांटकर अंदर भेज देता है। फिर अगली सुबह उस घायल सोल्जर को देखने वह बेस कैंप जाता है, जहां मौजूद नर्स बताती है कि हम विल्हेम को नहीं बचा पाए, कल रात उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद कार्ल वहां से कुछ खाना चुराकर अपनी कार में रख लेता है, लेकिन उसका कैप्टन जेनसन उसे ऐसा करते देख लेता है। फिर कार्ल बीच पर पहुंचकर जर्मन्स को खाना देता है, जिसे खाकर सभी बच्चे अपना पेट भरते हैं। फिर कार्ल कहता है कि मेरे पास दो खबर हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि विल्हेम अब ठीक है और जल्दी ही उसे घर भेज दिया जाएगा, और बुरी खबर यह है कि हम लोग शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अब 1 घंटे में 8 माइल्स को बाहर निकालना होगा। दरअसल कार्ल विल्हेम के बारे में सबसे झूठ बोलता है ताकि इन लोगों का मनोबल ना टूट जाए और ये लोग जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने अपने घर वापस लौट सकें। अब सभी लोग सेबेस्टियन के बनाए हुए मॉडल से ही काम करते हैं, जिससे माइंस को बाहर निकालने में काफी आसानी हो रही थी। अब एक रात जब सभी बच्चे सो रहे थे, तभी कैप्टन जेनसन अपने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ बीच पर आता है। ये लोग जर्मन सिपाहियों के साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। दरअसल वह इन्हें खाना खाने की सजा दे रहा था जो कार्ल ने इन्हें लाकर खिलाया है। उसके सिपाही इनके ऊपर पेशाब करते हैं और उन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तभी कार्ल आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि कोस्ट को साफ करने के लिए मुझे इन सिपाहियों की जरूरत है। जेनसन कहता है कि तुमने जर्मन्स को हमारी किचन से खाना चुरा कर खिलाया है, जिसके ये लायक नहीं है। सार्जेंट कहता है कि ये सिपाही अभी बच्चे हैं, अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, और वैसे भी वह खाना मैं अपने डॉग के लिए लाया था। कार्ल कहता है कि मुझे कोस्ट को साफ करने के लिए कुछ तजुर्बेदार लोग चाहिए, लेकिन जॉनसन का मानना था कि जर्मन्स की फैलाई गंदगी वे खुद ही साफ करेंगे। अब अगले दिन सेबेस्टियन जब माइन को डिसआर्म कर रहा था, तभी वह देखता है कि 2 माइंस आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर वह चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को बताता है कि माइंस को बाहर मत निकालना, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से वर्नर तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। इसीलिए वर्नर माइन को बाहर खींच लेता है, जिसके निकलते ही एक बड़ा धमाका होता है और लेसनर के जुड़वा भाई बर्नर की मौत हो जाती है। अपने भाई को मरता देख लेसनर अपना आपा खो देता है। वह उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धमाके में वर्नर का कहीं नामो निशान नहीं बचा था। फिर बाकी सोल्जर्स उसे कार्ल के पास लेकर जाते हैं, जो उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। लेकिन अपने भाई के मरने से लेसनर को गहरा सदमा पहुंचा था। वह बार बार बीच पर जाकर अपने भाई को ढूंढने की जिद कर रहा था, लेकिन कार्ल जैसे तैसे करके उसे सुला देता है। फिर वह सेबेस्टियन को देखता है जो दूर पहाड़ी पर अकेला बैठा था। कार्ल उसके पास जाता है और बताता है कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला था कि विल्हेम जिंदा है। दरअसल उस हादसे में उसकी भी मौत हो चुकी है।
सेबेस्टियन कहता है कि मैं ये पहले से जानता हूँ, तुमने हमसे झूठ इसलिए बोला ताकि हम लोग बीच को साफ करके अपने घर वापस जा सकें। वहीं अब कार्ल को भी जर्मन बच्चों से लगाव होने लगा था, इसीलिए वह इन बच्चों को खाना लेने के लिए एक बार फिर बेस कैंप जाता है। इस बार वह अपने साथ एक फुटबॉल भी लाया था, जिसके साथ खेलकर सब लोग खूब मनोरंजन करते हैं। कार्ल भी उनके साथ काफी घुल मिल जाता है, लेकिन लेसनर उनके साथ नहीं खेलता। वह अपने भाई की मौत के बाद ज्यादातर अकेला रहता है। उसी समय यहाँ 2 और नाजी सोल्जर्स आते हैं, जिन्हें जेनसन ने यूनिट ज्वाइन करने के लिए भेजा है। अब जब ये लोग फुटबॉल खेलकर वापस लौट रहे थे, तभी कार्ल अपने हाथ में लगी बॉल को दूर फेंकता है। जब उसका डॉग बॉल लेने जाता है तो अचानक धमाका होता है, जिसमें कार्ल के डॉग की मौत हो जाती है। अपने डॉग की मौत के बाद कार्ल काफी गुस्से में था, क्योंकि जिस एरिया में ब्लास्ट हुआ था मैप के हिसाब से वह एरिया क्लीन हो चुका था, जिसके बाद वह सभी सिपाहियों को लाइन में खड़ा करता है। उस एरिया की जिम्मेदारी लुडविग की थी। वह कार्ल को यकीन दिलाता है कि उसने माइंस को ठीक से गिना था, लेकिन कार्ल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अब वह लुडविग के साथ वैसे ही बिहेव करता है जैसे अपने डॉग के साथ किया करता था। कार्ल कहता है कि मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके गलती कर दी, इस बीच को पूरी तरह साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मुझे ऊपर जवाब देना होगा। इसीलिए वह माइन क्लियरेंस की पुष्टि के लिए सभी जर्मन्स को बीच पर घुमाता है, ताकि अगर कोई लैंड माइन बची है तो वह अभी ब्लास्ट हो जाए। अब सभी जर्मन्स पूरे बीच पर मार्च करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ कोई माइन नहीं बची थी, इसीलिए सभी जर्मन सोल्जर्स सुरक्षित थे। लेकिन इस डेथ मार्च के बाद हेलमेट काफी गुस्से में था। वह कहता है कि मुझे इन ब्रिटिशर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये लोग हमें कभी घर नहीं भेजेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर सेबेस्टियन उसे समझाता है कि जब तक हम लोग सभी लैंड माइंस को डिसआर्म नहीं कर लेते तब तक कार्ल हमें घर नहीं भेजेगा। सेबेस्टियन कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो कार्ल हमें भी मार देगा, इसीलिए सब लोग मिलकर उसे रोक लेते हैं। फिर अगली सुबह हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो खेलने के लिए लैंड माइंस वाले एरिया में चली जाती है। फिर उसकी माँ दौड़ते हुए कार्ल के पास जाती है, लेकिन वह यहाँ नहीं होता, जिसके बाद वह जर्मन सिपाहियों को बीच पर लेकर जाती है, जहाँ वह लड़की अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। वहीं कार्ल वापस आकर देखता है कि जर्मन्स यहाँ नहीं हैं। फिर लेसनर उसे बताता है कि वो लोग बीच पर गए हैं, जिसके बाद कार्ल भी वहां पहुंच जाता है। अब सेबेस्टियन उस बच्ची तक पहुंचने के लिए माइंस को एक एक करके निकालने लगता है। तभी यहाँ लेसनर आता है और वह बिना डरे उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। कार्ल उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उस बच्ची तक पहुंच जाता है। फिर वह उस बच्ची को बातों में उलझाए रखने के लिए उसके साथ खेलने लगता है। उधर सेबेस्टियन भी माइंस को क्लियर करके उन तक पहुंच गया था, जिसके बाद लेसनर उस बच्ची को गोद में उठाकर सेबेस्टियन को दे देता है, लेकिन वह खुद वापस नहीं लौटता, क्योंकि अपने भाई को खोने के बाद वह बहुत अकेला हो गया था। इसीलिए वह अब लैंड माइंस वाले एरिया में जाने लगता है। सब लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता। तभी एक तेज धमाके के साथ लेसनर भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस घटना के बाद सेबेस्टियन भी बुरी तरह टूट चुका था। फिर कार्ल उसके पास आता है और उसे हिम्मत बंधाते हुए कहता है कि टीम को तुम्हारी जरूरत है, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम लोग जरूर घर पहुंच जाओगे। हालांकि कार्ल खुद भी काफी परेशान रहने लगा था। वह जानता था कि बेशक जर्मनी हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन ये सोल्जर्स अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब अगले दिन हम 4 बच्चों को बीच साफ करते हुए देखते हैं, जबकि 6 सोल्जर्स माइंस को ट्रक में लोड कर रहे थे। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि इनमें से एक माइन पूरी तरह डिसआर्म नहीं हुई है। इसी दौरान यहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी माइंस एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं और 6 जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर कार्ल और बाकी जर्मन्स ट्रक की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी सोल्जर का नामो निशान नहीं बचा था। जिसके बाद कार्ल उन 4 बच्चों को लेकर वापस आता है। वह नहीं चाहता था कि ये 4 बच्चे भी किसी हादसे का शिकार हो जाएं, इसीलिए वह उन्हें ट्रक में बिठाकर घर भेज देता है। फिर वह जेनसन से मिलने बेस कैंप जाता है
और कहता है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत है। लेकिन जेनसन पहले से ही जानता था कि कार्ल ने बच्चों को वापस भेज दिया है, इसीलिए वह ट्रक रुकवाकर उन्हें वापस बुला लेता है। जेनसन कहता है कि जब तक यहाँ के सभी बीच पूरी तरह साफ नहीं हो जाते तब तक कोई भी जर्मन अपने घर नहीं जा सकता। कार्ल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो चारों अभी बच्चे हैं, लेकिन जेनसन उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद कार्ल गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वहीं हम चारों बच्चों को देखते हैं जिन्हें लैंडमाइंस निकालने के लिए जेनसन ने फिर से बीच पर भेज दिया है। तभी वहां के ऑफिसर को कार्ल का लेटर मिलता है और वह उन चारों को ट्रक में बिठाकर यहां से वापस भेज देता है। फिर कार्ल सबस्टीन, लुडविग, हेलमेट और रॉडलॉफ को ट्रक से नीचे उतारता है और बताता है कि यहाँ से 500 मीटर आगे जर्मनी का बॉर्डर है, जिसे पार करने के बाद तुम लोग आजाद हो जाओगे। जिसके बाद ये चारों बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। जिन्हें घर जाते हुए देख कार्ल को काफी खुशी महसूस हो रही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फिर कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2000 जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जिनमें से ज्यादातर सोल्जर्स कम उम्र के बच्चे थे। ब्रिटिशर्स ने 15 लाख माइंस को बाहर निकलवाने के लिए इन कैदियों से काम करवाया। इस काम में आधे से ज्यादा जर्मन्स मारे जाते हैं, जबकि काफी सारे बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लैंड ऑफ माइंस मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।